Again, very good afternoon. In last class we were discussing इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल स्केल डिस्कस किया और उसके बाद में कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए, जैसे सेल पोटेंशियल क्या होता है, हाफ सेल पोटेंशियल क्या होता है, क्लियर, और उसका कैलकुलेशन कैसे करना होता है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, टी नॉट सेल इज इक्वल टू ए नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस टी नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्लियर। तो आई होप वो दो क्वेश्चन मैंने आपको जो दिए आपने ट्राई किए होंगे, टाइनी बन गए वो दोनों क्वेश्चन कि ट्राई नहीं किए? हैव यू ट्राइड दोस क्वेश्चन? ओके, ठीक है, आज आप ट्राई करेंगे और कोई डाउट हो उनमें तो वी विल डिस्कस दैट, फाइन। So that was the last topic we covered in last class, that is calculation of standard electrode potential. तो उनमें भी हमने स्टेप वाइज सीखा कि पहले कैथोड और एनोड को आइडेंटिफाई करेंगे, कैथोड एनोड को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। Got it? So in today's lecture we are going to discuss next topic, that is electrochemical series. So write down what is electrochemical series. Electrochemical series. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब होता है रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे आपने लोअर क्लासेस में रिएक्टिविटी सीरीज नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर? जब डिफरेंट मेटल को उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज कर दें, देन द सीरीज ऑब्टेन्ड इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। 1 सेकेंड। Fine. So when we arrange different metals in the order of their reactivity, the series obtained is known as electrochemical series. बेटा इस चैप्टर में जो रिएक्टिविटी है वो हम पोटेंशियल से रिलेट करते हैं, इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? दैट मींस इफ वी अरेंज डिफरेंट इलेक्ट्रोड in the increasing order of SOP और SRP वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में अरेंज करें तो हमें जो सीरीज मिलेगी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही हम रिएक्टिविटी रिलेट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। Got it? So what is electrochemical series? Write down, if different electrodes are arranged in the order of SOP or SRP, order of SOP or SRP, then series obtained is known as electrochemical series. Electrochemical series वेरी इंपॉर्टेंट। यदि अलग अलग इलेक्ट्रोड को हम SRP या SOP में अरेंज कर दें तो जो सीरीज मिलेगी उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहेंगे। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल if we talk about, this is oxidized species, this is reduced species, and this is electrode potential, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें लिथियम की। if we talk about lithium, the value of this reaction Li plus electron will reduce to form Li। इस रिएक्शन का पोटेंशियल, किसका? लिथियम प्लस से लिथियम बनाने का पोटेंशियल जो है बेटा, दिस इज -3.50।
दैट इज नॉट इवन पॉजिटिव, मतलब ये रिएक्शन जो है वो बिल्कुल फिजिबल नहीं, इनफैक्ट माइनस के अंदर भी बहुत छोटी वैल्यू है। इसी तरह से हम जैसे जैसे आगे बढ़े, इफ वी टॉक द सेम वैल्यू फॉर फ्लोरीन, फ्लोरीन की बात करें, जो फ्लोरीन है रिड्यूस होके F- बनाएगी और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है दैट इज समथिंग अराउंड 2.0 वोल्ट। तो बिटवीन दिस हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये जो बेटा लिथियम है वो रिड्यूस होना नहीं चाहेगा, दैट मीन्स इट विल फाइंड इन लिथियम प्लस स्टेट, बिकॉज जब ये रिड्यूस होगा तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, दैट इज नॉट फिजिबल। बट इफ वी टॉक अबाउट फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके F- बनाना चाहता है, बिकॉज इस रिएक्शन इज फिजिबल, फर्दर द पोटेंशियल इज वेरी हाई, इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है 2.0, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज फिजिबल। क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड मिलेंगे आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड, जैसे लिथियम, लिथियम से भी नीचे कुछ एलिमेंट आएंगे जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन। इसी तरह से हम एक सीरीज बना सकते हैं एंड दिस सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में याद रखने वाली बात क्या है, टॉप टू बॉटम आने पे ध्यान से देखेंगे, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, SRP, इनकी रिडक्शन की पोटेंशियल इंक्रीज होती है, SRP वैल्यू इंक्रीज, HOP वैल्यू जो है ऑब्वियसली डिक्रीज होगी, क्योंकि नीचे रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी क्या होगी, घटेगी। So on moving from top to bottom in this series, SRP value increases while SOP value decreases, like that. Clear? तो अब काफी मेटल्स हैं जिनको हमें याद रखना है, तो अब यदि एक एक को इस तरह से रिएक्शन लिख लिख के याद करें तो 20 to 25 का ऑर्डर कैसे याद होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, यू कैन यूज दिस ट्रिक, दिस वन। क्या ट्रिक है, देखें, PSBC, PSBC मजिंतल चाप, ये मैंने मेटलर्जी में भी बताई थी, PSBC मजिंतल चाप, CHAAC, this one, PSBC मजिंतल चाप, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज हैं। PSBC का मतलब है बेटा, P का मतलब पोटेशियम, ध्यान से सुनेंगे, here P is potassium, S is sodium, B is barium, C is calcium। तो ये हो गया पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, ठीक है। इसके बाद M है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड। इसी तरह से कॉपर, मर्क्यूरी, C का मतलब कॉपर, H का मतलब क्या होता है Hg, Hg मतलब मर्क्यूरी, A का मतलब Ag सिल्वर, A का मतलब Au दैट इज गोल्ड, और P का मतलब Pt। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा, सबसे ज्यादा PSBC रिएक्टिव है, इसके बाद मजिंटल, और सबसे कम रिएक्टिव है चाप। अब PSBC में भी सबसे ऊपर P है, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फिर आयरन, निकल, फिर टिन, और फिर लेड। लेड के बाद कौन रिएक्टिव है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। क्लियर? अब याद रखना बेटा, ये जो लेड है, इस लेड के नीचे जिंक आता है, लेड के नीचे हाइड्रोजन आता है, लेड के नीचे क्या आता है, हाइड्रोजन। तो रिमेंबर दिस वे, PSBC are the highest reactivity, then magentals and least reactive metals are sharp। अब इनमें एलिमेंट याद होने चाहिए, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं सभी को डिक्टेट करता हूँ, P का मतलब पोटेशियम, याद रखना इस P का मतलब पोटेशियम है, और लास्ट वाला P प्लेटिनम, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आई का मतलब आयरन, निकल, टिन, लेड, उसके बाद कॉपर,
मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, लाइक दैट। इसको लिखें, फिर कुछ इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। लिखा सभी ने? तो एनसीईआरटी में बेटा कुछ इस तरह से ऑर्डर गिवन है, तो इस तरह से याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वैल्यूज याद करने की। आप बस वही रिलेट कर पाओ कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम। इसके लिए ये ट्रिक काफी है, बस इसको आप अच्छे से याद रखें। CsBc, मजिंतल, मजिंतल के बाद हाइड्रोजन आएगा एंड लास्ट में चार, लाइक दैट। अब देखो क्वेश्चन किन कॉन्सेप्ट से होंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेट अस डिस्कस। देखिए, इसका मीनिंग तो समझ में आया होगा सभी को कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली है क्या। एक तरह की रिएक्टिविटी सीरीज है जो हमें रिएक्टिविटी का आइडिया देती है, बट यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है हम पोटेंशियल की टर्म में मेजर कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट, वी आर कैलकुलेटिंग द रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, दैट इज SOP और SRP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फाइन। अब याद रखना बेटा, if a electrode is having high SRP value, यदि कोई इलेक्ट्रोड की SRP वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहला कॉन्सेप्ट, यदि SRP वैल्यू ज्यादा हुई तो इसका मतलब होगा उसके रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है, इजंट इट? RP क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू रिड्यूस। यदि SRP की वैल्यू ज्यादा हुई, दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रोड हैव मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस, मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस, इसके रिडक्शन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, यदि रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है तो वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो खुद रिड्यूस होगा, ऑटोमेटिकली दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो यदि किसी की SRP ज्यादा है तो उसकी रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, खुद बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और आपको याद होगा बेटा, जिसकी रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा होती है वो क्या बनाता है? कैथोड बनाता है, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, दैट विल फॉर्म कैथोड, फॉर्म कैथोड। ठीक। इसी तरह से लेट्स सपोज सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? इफ अ इलेक्ट्रोड इज हैविंग हाई SOP वैल्यू, मान लो किसी इलेक्ट्रोड का SOP का वैल्यू ज्यादा है, इफ इलेक्ट्रोड इज हैविंग हाई SOP वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, उसका मतलब क्या हुआ? दैट इलेक्ट्रोड हैव मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, उस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, दैट इज मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यदि ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा हुई, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरों का क्या करेगा? रिडक्शन। इसका मतलब ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, दैट मीन्स दिस इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। एंड लास्ट वन, याद रखना बेटा, जिसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा होती है वो एनोड फॉर्म करता है, क्योंकि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स इट विल फॉर्म एनोड, इट विल फॉर्म एनोड। गॉट इट? तो ये बातें सभी को क्लियर होंगी, जिसकी रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो उसका SRP ज्यादा होगा, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और वो कैथोड बनाएगा। तो जिसका SOP ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी,
मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होगा और वो खुद एनोड बनाएगा। गॉट इट। अब एक और कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोड कमिंग अप इन सीरीज, इलेक्ट्रोड कमिंग अप इन सीरीज, जो इलेक्ट्रोड सीरीज में ऊपर आते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इलेक्ट्रोड कमिंग अप इन सीरीज, जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आते हैं, उनकी क्या क्या स्पेशलिटी है? सबसे पहली बात, दे विल फॉर्म एनोड, विल फॉर्म एनोड। याद रखना, यदि आपके पास दो मेटल है, जैसे एक M1 है और एक M2, M1 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है और M2 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है। तो याद रखना बेटा, जो M1 है वो हमेशा एनोड बनाएगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, विल बी मोर रिएक्टिव, विल बी मोर रिएक्टिव। जो ऊपर आएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और वो एनोड बनाएगा। थर्ड वन, यदि ये ज्यादा रिएक्टिव है तो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। इफ M1 is more reactive than M2, that implies M1 can displace M2. Clear? Can replace the electrode, can replace the electrode coming down in series. जो इलेक्ट्रोड नीचे आएगी उनको डिस्प्लेस कर सकता है। लास्ट वन, will form stable oxide, will form stable oxide। क्या करेगा? ये स्टेबल ऑक्साइड बनाएगा। नोटेड। तो पहला है फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोड कमिंग अप इन सीरीज, जो इलेक्ट्रोड ऊपर आएंगे उनके रिलेटेड हमें ये चार बातें याद रखनी बेटा। वो एनोड फॉर्म करेंगे, वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, और जो नीचे आने वाले इलेक्ट्रोड है उनको वो डिस्प्लेस कर सकते हैं क्योंकि नीचे वाले कम रिएक्टिव हैं, और लास्ट ये स्टेबल ऑक्साइड बनाते हैं। गॉट इट। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। which of following oxide is highly unstable? Which of following oxide is highly unstable? देखो पहला ऑप्शन आपके पास है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। दूसरा ऑक्साइड है CaO। थर्ड ऑप्शन MgO। फोर्थ ऑप्शन है बेटा Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। फाइन, एक बार आप रिलेट करके चेक करो इस पर। Which of following oxide is highly unstable? इनमें से कौन सी सबसे अनस्टेबल है, मतलब बिल्कुल ही स्टेबल नहीं है। उसको थोड़ी देर हम एटमॉस्फेयर में रखें तो वो ब्रेक हो जाएगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज चेक करो, रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहते हैं? PSBC मजिंटल चार्ट। अब ये थोड़ा सा हिलेरियस ट्रिक है, थोड़ा मजाकिया है, तो हमें तो ट्रिक से मतलब है, इसको याद रखें। PSBC मजिंटल चार्ट, सबसे ज्यादा ये रिएक्टिव है, सबसे कम ये रिएक्टिव है। तो जो सबसे ऊपर आएगा, ये वाले सबसे ऊपर होंगे। देखो इस तरह से सबसे ऊपर होगा PSBC, PSBC के बाद यहाँ पे रिएक्टिविटी होगी मजिंटल की, और सबसे नीचे आएगा चाप, CHAP। तो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर आते हैं वो स्टेबल ऑक्साइड बनाते हैं। देखो कौन कौन ऊपर है? सोडियम ये रहा, बहुत ऊपर है। कैल्शियम भी काफी ऊपर है, मैग्नीशियम भी ऊपर है। बट सिल्वर जो है बेटा, वो थर्ड लीस्ट रिएक्टिव मेटल में से है, दैट इज वेरी लीस्ट रिएक्टिव, हेंस इट्स ऑक्साइड विल बी अनस्टेबल। तो सबका आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। एक कॉमन क्वेश्चन करते हैं। which of following reaction is feasible? Which of following reaction is feasible? देखो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास में।
Zn plus CuSO4, ZnSO4 plus Cu. दूसरा क्वेश्चन, सेकंड वन, Zn plus AgNO3 will form ZnNO3 whole twice plus Ag. Third one, Cu plus HCl, CuCl2 plus H2. Fourth, Zn plus H2SO4, Zn plus H2SO4 will give you ZnSO4 plus Cu, ZnSO4 plus H2. अब इनमें से कौन सी रिएक्शन फिजिबल है और कौन सी नहीं, इस पे चेक करना है। तो बेटा जो इलेक्ट्रोड ऊपर होगी कैन रिप्लेस द इलेक्ट्रोड कमिंग डाउन। ऊपर वाले इलेक्ट्रोड ज्यादा रिएक्टिव हैं तो नीचे वाले इलेक्ट्रोड को डिस्प्लेस कर सकती हैं। फाइन, तो बताओ क्या पहला रिएक्शन होगा? जिंक और कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करो कहां पे इनकी लोकेशंस है। ये रहा जिंक एंड दिस इज कॉपर। इसका मतलब जिंक ऊपर है तो ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब कॉपर को ये डिस्प्लेस कर सकता है। दैट मीन्स जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर टू फॉर्म ZnSO4 plus Cu। ये रिएक्शन फिजिबल है, हो सकती है। सेकंड वाला बताओ, Zn plus AgNO3 इज इट फिजिबल और नॉट? एनीवन? बिल्कुल सिंपल है, चेक करो रिएक्टिविटी कहाँ पे जिंक है। यस इट इज फिजिबल, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखो बेटा जिंक Ag से ज्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस कर देगा। अच्छा थर्ड वाला बताओ, क्या कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है? कैन कॉपर डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम HCl? चेक करो। नो, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सभी का आंसर सही है। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे है बेटा, हाइड्रोजन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन कॉपर को कर सकता है बट कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसका मतलब थर्ड इज नॉट फिजिबल। लास्ट वाला बताओ, Zn plus H2SO4, क्या जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है? यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि जिंक जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर है, हाइड्रोजन यहाँ है और जिंक काफी ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, तो इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, पांचवा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। आपके पास दो ऑप्शंस है, यू आर हैविंग जिंक इलेक्ट्रोड एंड यू आर हैविंग कॉपर। इस सीरीज को देख के बताओ किसका कैथोड बनेगा और किसका एनोड। एनीवन? हु विल फॉर्म कैथोड एंड हु विल फॉर्म एनोड? इस ऑर्डर को देखो, इलेक्ट्रोड कमिंग अप जो ऊपर होगा विल फॉर्म एनोड। तो टेल मी एग्जैक्टली, जिंक जो है वो एनोड बनाएगा क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आ रहा है और कॉपर नीचे है। दैट मींस जिंक का एनोड बनेगा, ऑब्वियसली कॉपर का क्या बन जाएगा? कैथोड। लाइक दैट, क्लियर? टेक ए स्क्रीनशॉट। So any doubt up to this you can say। बताइए बेटा यहाँ तक कोई डाउट? अविनाश एंड साइनी? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो आई होप ये तो क्लियर हो चुका होगा और कुछ याद रखने की बात नहीं है, बस ट्रिक से काम बन जाएगा। बस याद आपको कॉन्सेप्ट रखना है कि जो इलेक्ट्रोड ऊपर आएगी उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो चार बातें हैं, वो एनोड बनाती हैं, ज्यादा रिएक्टिव होती है,
तो नीचे आने वाले मेटल्स जो है उनको डिस्प्लेस कर देगी और ये स्टेबल ऑक्साइड्स बनाती है। चलिए नेक्स्ट वन। अब इससे रिलेटेड कुछ और पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं बेटा। आप जो मॉड्यूल करेंगे तो कुछ और पैटर्न के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जस्ट सॉल्व दोज क्वेश्चन एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट जस्ट आस्क मी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ electrode potential with the help of other electrodes। जैसे ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है बेटा, इस पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। वी आर डिस्कसिंग ए क्वेश्चन बेसिकली। क्या टॉपिक है? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। मतलब आपको कुछ इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होंगे, कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इलेक्ट्रोड जो है उनके पोटेंशियल गिवन होंगे आपको, और एक अननोन होगा, वो आपको कैलकुलेट करना। तो इसको हम दो तरीके से करेंगे। एक तो पूरा कॉन्सेप्ट से इसको डिराइव करेंगे, और दूसरा एक आसान सी ट्रिक है, उसकी मदद से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट? तो बिफोर दैट कुछ जनरल फॉर्मूलाज हैं, उनको डिस्कस करें। तो बेटा गिब्स फ्री एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है इस चैप्टर में। गिब्स फ्री एनर्जी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू -nft। व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी? डेल्टा जी इज इक्वल टू -nft। यहाँ पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन। What is n here? Number of electron involved in reaction। रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Got it? हालांकि हम इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देते हैं, बट हमने कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए थे वो होता है n का वैल्यू। ठीक है। नाउ E क्या है बेटा? E है पोटेंशियल। व्हाट इज E हियर? E इज द पोटेंशियल। ध्यान से देखेंगे, यदि आप पूरे सेल का डेल्टा जी निकाल रहे हो तो हम यहाँ पे सेल का पोटेंशियल रख देंगे। यदि आप किसी हाफ सेल का डेल्टा जी निकाल रहे हैं तो हम उस हाफ सेल का पोटेंशियल रख देंगे। गॉट इट? तो दिस पोटेंशियल में भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी हाफ सेल का पोटेंशियल हो सकता है, या फिर एक कंप्लीट सेल का पोटेंशियल हो सकता है, जिसको हम सेल पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर? देखें, n समझ लिया, E समझ लिया। अब F जो है, यू आर ऑल्सो फेमिलियर अबाउट F। F इज नोन एज फैराडेज कांस्टेंट। गॉट इट? F का वैल्यू होता है बेटा 96500 इन टर्म्स ऑफ कूलम। व्हाट इज F हियर? 96500 कूलम। फैराडे चार्ज का यूनिट होती है और उसका कूलम के साथ रिलेशन है 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, तो ये तो नॉर्मल गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। मान लो यदि आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का बोले तो वो कितना हो जाएगा? नॉट लगा दो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -nft नॉट। लेट्स से
डेल्टा जे नोट कितना हो जाएगा बेटा, माइनस एन एफ ए नोट. ए नोट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड डेल्टा जी नोट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज. क्लियर है? मैं आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे. फर्स्ट पॉइंट, डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट जो होते हैं ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं. फर्दर दूसरा पॉइंट, ई और ई नोट, सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं. तो एनीवन ऑफ यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? एनीवन? ये अपनी क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा. तो कैन एनीवन एक्सप्लेन इन ब्रीफ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है? चलिए कोई बात नहीं, देखें. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटा, जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है. गॉट इट? और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती. क्लियर? एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से समझें तो जैसे हमारा रूम हम कंसीडर कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग द रूम. ठीक है बेटा, ये जो रूम है ये कंपोजिट रूम है, इसमें कुछ चीज भरी हुई है, पूरा रूम जो है वो भरा हुआ है. ठीक है, पहले मास m था और पूरा जो रूम है वो T डिग्री सेंटीग्रेड पे है. ध्यान से समझेंगे, रूम पूरा भरा हुआ है कोई सब्सटेंस से, तो सब्सटेंस का मास यहाँ पे m है और T डिग्री तापमान यहाँ पे है. ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करेगी वो तो एक्सटेंसिव हो जाएगी, और जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करेगी वो इंटेंसिव हो जाएगी. तो जैसे हमने इस रूम को दो पार्ट में डिवाइड किया, ध्यान से समझना, आपने इसके दो टुकड़े कर दिए. बताओ क्या मास से फर्क आएगा? विल द मास डिफरेंट ऑन बोथ साइड? ऑब्वियसली यहाँ पे आधा मास इधर आएगा तो आधा मास इधर आएगा. इसका मतलब मास अमाउंट पे डिपेंड करता है. मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. तो कैन यू टेल मी टेम्परेचर? टेम्परेचर जो है बेटा ये किस तरह की प्रॉपर्टी होगी? मास तो एक्सटेंसिव है क्योंकि ये अमाउंट पे डिपेंड करता है. एनीवन? सोचो जरा, टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव होगी कि एक्सटेंसिव? क्या इस रूम के दो टुकड़े करने पे दोनों साइड का टेम्परेचर सेम होगा या फिर अलग अलग होगा? रूम को दो पार्टीशन करने पे क्या टेम्परेचर बदल जाएगा? टेम्परेचर सेम रहेगा. एग्जैक्टली, टेम्परेचर सेम रहेगा, इसका मतलब टेम्परेचर जो है बेटा अमाउंट पे डिपेंड नहीं किया. चाहे इसके हम चार टुकड़े कर देते, यदि हम इसके चार टुकड़े कर देते तो मास बढ़ जाता बट टेम्परेचर नहीं बढ़ता, क्योंकि टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. दैट मीन्स टेम्परेचर जो है बेटा ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ये बात क्लियर है सभी को? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटेंसिव? those properties which do not depend on mass. And what is meaning of extensive? those properties which depends on mass. Got it? तो जैसे देखें इंटेंसिव और एक्सटेंसिव से फर्क क्या पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ रिएक्शन Cu2 plus 2 electron will form Cu. इसका E नॉट होता है बेटा 0.34. Got it? इसका डेल्टा जी नॉट हम लिखेंगे, उससे पहले मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया. किससे? 2 से. तो क्या बन गई? 2Cu2 प्लस 2 इंटू 2 4 इलेक्ट्रॉन और ये बन गई 2Cu. ठीक है, फाइन. इसका भी ए नॉट लिखेंगे और इसका भी डेल्टा जी नॉट लिखेंगे. फाइन. देखिए बेटा ई नॉट जो है वो इंटेंसिव है, तो चाहे आप एक Cu प्लस आयन को Cu में कन्वर्ट करो या फिर आप दो Cu प्लस आयन को Cu में कन्वर्ट करो, that is independent of the ion, independent of the mass,
तो इसका मतलब इस केस में भी जो ए नॉट है वो 0.34 ही रहेगा, क्योंकि ए नॉट किस तरह की प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। चाहे आप रिएक्शन को किससे भी मल्टीप्लाई करते हो, ई और ए नॉट का वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, आगे बढ़े। डेल्टा जी नॉट की बात करें तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला लगाओ, माइनस एन एफ ई नॉट, माइनस एन, दो इलेक्ट्रॉन है, एन का वैल्यू 2, माइनस एन एन एफ ई नॉट का वैल्यू है 0.34। फाइन। अब देखो दूसरी वाली रिएक्शन के लिए जब आप डेल्टा जी नॉट लिखने जाओगे तो बेटा यहाँ पे देखो एन का वैल्यू चेंज हो चुका है, पार्टिकल्स चेंज हो चुके हैं, मास चेंज हो चुका है। तो डेल्टा जी नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एन एफ और फिर ई नॉट हो जाएगा 0.34। तो यहाँ से देखो जस्टिफाई हो रहा है कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, चाहे मास कितना भी हो वैल्यू सेम रहेगी। जैसा यहाँ पे देखो ई नॉट की वैल्यू सेम, तो इंटेंसिव मीन those properties which are independent of mass, independent of mass। ठीक है, बट एक्सटेंसिव क्या होती है, वो मास पे डिपेंड करती है, वो अमाउंट पे डिपेंड करती है। दीज आर डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। यहाँ पे देखो ई नोट का वैल्यू तो दोनों में सेम था, बट देखो जी नोट का वैल्यू चेंज हो गया, इजंट इट। इसका मतलब जी नोट तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ई नोट इंटेंसिव। क्लियर। तो जिस तरह से हम ऑपरेशन करेंगे उस तरह से जी नोट का वैल्यू बदलता रहेगा। यदि हम दो इक्वेशन को ऐड करें तो जी नोट का वैल्यू ऐड हो जाएगा, यदि दो इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करें तो जी नोट का वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट ई नोट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप ऐड करो चाहे आप इक्वेशन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। गॉट इट, टेक ए स्क्रीनशॉट। बेटा ये भी एक क्वेश्चन के फॉर्म में था, जिसे आपको पूछा जा सकता है कि हाफ सेल रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालो। तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा जी नोट वाले फॉर्मूले से, दैट इज माइनस एन एफ यू नोट। अब आगे और सॉल्व किया होगा तो आप एफ का वैल्यू भी रख देंगे 96500, तो पूरा आंसर आ जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। So let us discuss the question. फर्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले मेथड से डिस्कस करेंगे और फिर हम एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन 1 क्या बताता है कि आपके पास दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल गिवन है, ए नॉट Cu2 प्लस से Cu प्लस का, इसका पोटेंशियल का वैल्यू है बेटा x4। ठीक है, अब सेकेंड वन आपको दूसरे पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है, ए नॉट Cu2 प्लस टू Cu का वैल्यू, दैट इज y4। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड ए नॉट Cu प्लस टू Cu in terms of x and y। एक बार इस क्वेश्चन को समझो। व्हाट यू आर गिवन टू इलेक्ट्रोड। क्या ये टॉपिक को सेटिस्फाई कर रहा है?
हमारा टॉपिक का नाम था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। यहाँ पे भी हम यही कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है Cu प्लस 2 प्लस 1, इजंट इट? किसका वैल्यू गिवन है बेटा? Cu प्लस 2 प्लस 1, ये पहला इलेक्ट्रोड है। दूसरा हमारे पास Cu प्लस 0 भी गिवन है, प्लस 0, ये दूसरा इलेक्ट्रोड। तीसरा क्या है? Cu प्लस 0, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये हमारा टारगेट इक्वेशन। गॉट इट? तो देखो, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हमें इक्वेशन को लिखना होगा। जैसे सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन 1 मान ली। इक्वेशन 1 में Cu2 प्लस जो है वो Cu प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो बताओ बेटा कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? एनीवन? प्लस 2 से प्लस 1 में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगी? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो जस्ट ऐड 1 इलेक्ट्रॉन so that this plus 2 get converted to plus 1। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसका E नॉट जो है इसका x वोल्ट है। कितना वोल्ट है? x वोल्ट। ठीक है, इसका डेल्टा G नॉट 1 निकालो। कैसे निकालेंगे? माइनस NFE से। डेल्टा G नॉट क्या होता है? माइनस NFE नॉट। वैल्यूज डालो। n का वैल्यू 1 है, माइनस 1। F को एज इट इज रख दो, E नॉट। इसका E नॉट क्या है? X। ये आ गया G नॉट 1, पहले इलेक्ट्रोड का G नॉट। ठीक है, अब देखो इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे। लेट इट बी इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 में क्या हो रहा है बेटा? प्लस 2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है। Cu प्लस 2 गेट्स कन्वर्टेड टू Cu0। लेट इट बी इक्वेशन 2। कैन यू टेल मी कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कॉपर प्लस 2, ताकि ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा? एनीवन? 2 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही है, 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके 0 में चला जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको। गॉट इट? नाउ इसका E नॉट क्या है? Y वोल्ट। ये भी हमें पता है, पहली वाली का X वोल्ट था। इसका G नॉट भी हम लिख सकते हैं। फॉर्मूला लगाओ, माइनस NFE। गॉट इट? माइनस NF, E का वैल्यू Y। यहां तक क्लियर है? ये तो गिवन इक्वेशन थी। अब देखो टारगेट इक्वेशन। टारगेट इक्वेशन में Cu प्लस 1 से Cu बनाना है। इसमें भी हमें कितना इलेक्ट्रॉन देना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। इजंट इट? प्लस 1 में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 0 बन जाएगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, E3 नॉट। ये हमें पता नहीं, वी डोंट नो दिस वैल्यू, बट we can write that delta G naught 3, that is minus NF A naught 3, minus NF 3। Clear? This is our equation number 3। तो बताओ क्या हम इक्वेशन 3 को 2 और 1 से जनरेट कर सकते हैं? सोचो, think over that। Can we write the equation number 3 with the help of equation 1 and equation 2? देखो हम क्या करेंगे, Cu प्लस चाहिए तो हमने इक्वेशन 1 को टारगेट किया। इन दोनों में से हमारे पास इक्वेशन 1 से ही Cu प्लस मिल रहा है। क्लियर? बट जो टारगेट इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट साइड है, इजंट इट? और जो ये इक्वेशन है इसमें Cu प्लस प्रोडक्ट साइड है। इसका मतलब हम 1 तो लेंगे बट 1 का ऑपोजिट करके लेंगे, इसको उल्टा करके लेंगे, ताकि ये Cu प्लस रिएक्टेंट साइड में आ जाए, जैसा मेन रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें इस रिएक्शन में Cu भी चाहिए, इजंट इट? Cu भी चाहिए। Cu किस इक्वेशन से मिल रहा है? इक्वेशन 2 से। यहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड है तो टारगेट में भी प्रोडक्ट साइड। मतलब सेकंड इक्वेशन तो हम एज इट इज ले लेंगे बट फर्स्ट को हम उल्टा करके लेंगे। सेकंड इक्वेशन हमने एज इट इज ले ली और फर्स्ट को उल्टा करके ली। अब आपको यदि फिर से क्रॉस चेक करना है, जस्टिफाई करना है,
तो आपके सामने ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर दो, सेकंड में से फर्स्ट सेपरेट कर दो, यू विल गेट सेम इक्वेशन। दिस इज हाउ यू कैन क्रॉस चेक। क्लियर? सेकंड में से पहले इक्वेशन घटा दो तो आपको टारगेट इक्वेशन मिल जाए। क्लियर? अब जैसा कि हमने बताया, गिफ्ट फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यदि आप इक्वेशन को जोड़ो, इक्वेशन को घटाओ, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, तो आप उसी तरह से गिफ्ट फ्री एनर्जी में भी ऑपरेशन कर सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब थर्ड इक्वेशन की जो गिफ्ट फ्री एनर्जी होगी वो सेकंड की गिफ्ट फ्री एनर्जी माइनस फर्स्ट की गिफ्ट फ्री एनर्जी। ओके, बट आप ये चीजें ए नॉट की टर्म में नहीं लिख सकते। यू कैन राइट ए नॉट 3 is equal to a naught 2 minus e naught 1. This is absolutely incorrect. क्योंकि e जो है बेटा वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, तो जब आप इक्वेशन को जोड़ोगे, मल्टीप्लाई करोगे या घटाओगे तो आप e से ऑपरेशन नहीं कर सकते, वो तो मास पे डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब इसीलिए हमें जी नॉट के थ्रू आगे बढ़ना पड़ा। अब बस सॉल्व कर दो वैल्यू डाल के। जी नॉट 3 क्या हो गया? माइनस एन एफ ए नॉट 3 इज इक्वल टू जी नॉट 2 का वैल्यू रखो 2f5 माइनस माइनस 1f x लाइक दैट। और इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो देखो बेटा f तीनों में है तो f तो कैंसिल हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई किया तो देखो ए नॉट 3 जो टारगेट इक्वेशन है उसका आंसर आ जाएगा, दैट इज 2y माइनस 4। दिस इज द फाइनल आंसर, दैट्स इट। तो देखो हमने जो दी गई इलेक्ट्रोड थी उनके पोटेंशियल की मदद से हमने टारगेट का निकाल लिया जो कि आया 2y माइनस का है। तो यहाँ तक कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट इन दिस मेथड? एनीवन? साइनी एंड अविनाश। इसके बाद आपको ट्रिक से बताते हैं, कोई स्टेप ऐसा हो जो क्लियर नहीं हुआ हो? एनीवन? चलिए क्लियर है। देखो अब ट्रिक क्या है, इसको हम एक ही स्टेप में कर देंगे, बट बेटर ट्रिक भी थोड़ा सा दिमाग से लगानी है। दैट मीन्स नकल में भी क्या चाहिए? अकल। अब कैसे? देखो ट्रिक है, ए नॉट टारगेट बराबर ए नॉट टारगेट इक्वल टू n1 e1 नॉट प्लस n2 e2 नॉट डिवाइडेड बाई n टारगेट। दैट्स इट। क्या है ट्रिक? ए नॉट टारगेट इक्वल टू n1 e1 नॉट प्लस n2 e नॉट n2 e2 नॉट डिवाइडेड बाई n टारगेट। ठीक है, अब टारगेट इक्वेशन हमारी ये है, इनको मेंशन कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये टारगेट है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन लिखिए बेटा। फर्स्ट इक्वेशन का n1 कितने इलेक्ट्रॉन है जल्दी से देख के बता। +2 से +1 में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, n1 का वैल्यू 1। ठीक है, इसी तरह से दूसरी इक्वेशन के लिए n2 बताओ। दूसरी इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? +2 से 0 जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, n2 का वैल्यू 2। इसी तरह से टारगेट इक्वेशन जो है उसके लिए n टारगेट बताओ, दैट इज +1 to 0, that means it gain 1 electron. This is 1 exactly. तो देखो n1 मिल गया, n2 मिल गया, n टारगेट। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान। अब मुद्दे की बात है कि जो E1 नोट है, E2 नोट है, E नोट टारगेट है, ये कैसे लिखना? E नोट टारगेट तो हम निकालना है, इसका कोई नोट नहीं। E1 नोट, E1 नोट पहले वाले का पोटेंशियल कितना है? x वोल्ट। ठीक है, x वोल्ट, एक बार अभी के लिए x। E2 नॉट दूसरे वाले पोटेंशियल का वैल्यू क्या है? y, वो y है। यहाँ पर थोड़ा सा साइन का डिफरेंस होगा इसका सर डिफरेंस। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। y कैसे होगा बेटा? पहली सर वाली वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है। ओके, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। अब बताइए, इज इट ऑडिबल? यस सर। ठीक है, एक्चुअली वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है।
दैट इज लिक्विड डिवाइस। चलिए यहाँ तक क्लियर है बेटा, N1 N2 N टारगेट, ठीक है। इसके बाद E1 नॉट E2 नॉट और E नॉट टारगेट। E नॉट टारगेट को इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, बट E1 नॉट और E2 नॉट के साइन में थोड़ा सा आपको समझना होगा। क्या समझना है? देखो, वैसे देखा जाए तो फर्स्ट इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल x है और दूसरे वाले का y है। अब आपको x रखना है कि -x, y रखना है कि -y, ये साइंस आपको देखनी होंगी। तो फॉर साइन जस्ट गो फॉर द टारगेट इक्वेशन। देख के बताओ, टारगेट इक्वेशन में Cu प्लस किस साइड है? रिएक्टेंट साइड। अच्छा, जहां से आपको Cu प्लस मिल रहा है वो रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट साइड? चेक करके बताओ। इक्वेशन 1 से मिल रहा है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट साइड मिल रहा है, दैट मीन्स ये तो उल्टा हो गया। तो यदि ऑपोजिट साइड में मिल रहा है तो बेटा आप x की जगह -x कर, इस x की जगह हम क्या लेंगे? -x, दैट्स इट। अब दूसरे वाले आयन को देखो, दूसरा है Cu कॉपर। यहाँ पे देख के बताओ कॉपर कहाँ पे मिल रहा है? सेकेंड इलेक्ट्रोड पे। यहाँ पे भी कॉपर प्रोडक्ट साइड है, यहाँ पे भी कॉपर प्रोडक्ट साइड है, दोनों तरफ प्रोडक्ट साइड है, तो सेम साइन, y की जगह y। क्लियर? अब वैल्यूज डालो। A नॉट टारगेट इज इक्वल टू N1 is 1, E1 is -x plus N2 is 2, E2 is y और N target is 1। कैलकुलेट करो, you will get same result. This is 2y minus x and again this is 2y minus x. बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सही से काउंट करना है और इनके साइन का ध्यान रखना। साइन के लिए आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा कि जो आपके टारगेट इक्वेशन में स्पीशीज हैं, क्या वो गिवन इक्वेशन में उसी साइड है या नहीं। यदि सेम साइड है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, यदि ऑपोजिट साइड है तो साइन बदल देंगे। जैसे ये Cu प्लस इस तरफ रिएक्टेंट था, इस तरफ प्रोडक्ट था, अलग अलग साइड में था, तो इसलिए हमने x को -x से रिप्लेस कर दिया। बट कॉपर जो है यहाँ भी प्रोडक्ट साइड में है और यहाँ भी प्रोडक्ट साइड में है, तो हमने y को y रखा। क्लियर? टेक ए स्क्रीनशॉट। टेक ए स्क्रीनशॉट। लिखा सभी ने? तो बेटा ये जो था ये तो ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हमने इक्वेशन बना के सोल्व किया। अदरवाइज आप इस डायरेक्ट फॉर्मूला से भी, इस ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड, आप आज ही जाके उसको सोल्व करेंगी एंड फॉरवर्ड विद द सॉल्यूशन। क्लियर? और आते ही हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो राइट दैट क्वेश्चन। आप तो डायरेक्ट फॉर्मूले से ही करता, लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इस बार इलेक्ट्रोड मैंने चेंज की। इलेक्ट्रोड है बेटा E नॉट Fe+3 से Fe+2, दैट इज इसका पोटेंशियल आपको A वोल्ट गिवन है। ये एक इलेक्ट्रोड दी गई है। दूसरी इलेक्ट्रोड आपको मिलेगी Fe+3 से Fe, इसका है बेटा B वोल्ट पोटेंशियल। आपको क्या निकालना है? Fe+2 से 0 का, A और B की टर्म। बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है। वेरी सिंपल है, इसको 1 मानना, इसको 2 मानना, इसको टारगेट मानना। पहले N1 N2 निकालना, फिर N टारगेट निकालना। फिर देखो Fe+2, ये Fe+2, बताओ A रखोगे कि -8? एनीवन? सोचो जरा। Fe+2 का साइड चेक करो, टारगेट इक्वेशन में ये रिएक्टेंट साइड है। हाँ बेटा, आप ट्रिक से करके देख सकते। क्लियर? वो मेथड जरूर आना चाहिए, आप पूरा मेथड कैसे सोल्व करते हैं वो भी पता होना चाहिए, बट यू कैन सोल्व बाय ट्रिक। तो बताओ A की जगह A रखोगे या -8? इसमें Fe रिएक्टेंट साइड है, इसमें Fe+2 प्रोडक्ट साइड है, दोनों का साइड अलग अलग है,
तो ए नहीं रख के क्या रख देंगे, -b। एग्जैक्टली। अच्छा बताओ बी की जगह बी रखेंगे या -b? एनीवन? व्हाट वी विल राइट? एग्जैक्टली बी की जगह बी ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसी प्रोडक्ट साइड है और यहाँ पे भी ऐसी प्रोडक्ट साइड। क्लियर? तो ये आप सोल्व करके आप फॉरवर्ड करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।